मैं दुनिया का सबसे टॉप लेवल का किलर था, पर इस वक्त मुझे कुछ सड़क छाप गुंडे जमीन पर पटक बुरी तरह पीट रहे थे। मेरा पूरा जिस्म कीचड़ और गंदगी से भरा हुआ था, और जब अंडरवर्ल्ड की उस अमीरजादी ने मेरी जान बचाई तो मैंने सबके सामने अपनी जान की कीमत पूरे 20 करोड़ मांग ली। वहां खड़े हर एक शख्स को लगा कि मार खा खाकर मेरा दिमाग हिल गया है। यहाँ तक कि उसके बगल में खड़े बॉडीगार्ड्स तो मुझे समुंदर में फेंकर मछलियों को खिलाने की तैयारी में थे। पर उन बेवकूफों को क्या पता था, मैं इसलिए हाथ नहीं उठा रहा था क्योंकि मेरे बुढ़े उस्ताद ने मुझे सिखाया था, अगर मैं एक पंच भी मारूंगा ना तो मुझे नुकसान भरना पड़ेगा, और इन कमीनों की तो जान ही निकल जाएगी। जोंग किंघान इस बार इतनी जोर से हंसी कि उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसने जोर से मेरे कंधे पर थपथपाया। दिलचस्प, तुम जैसे अजीब नमूने का मरना सच में नुकसान होगा। कसम से हंसा हंसा कर मार डालोगे मुझे। फिर वो अपने आंसू पोंछते हुए हंसते हंसते अपनी गाड़ी में बैठ गई। उस महंगी लग्जरी कार को दूर जाते देख मैं बस फीकी सी हंसी हंस पाया। आजकल धंधा करना बड़ा मुश्किल हो गया है यार। 20 करोड़ तो मैंने बहुत औकात में मांगे थे। अगर ये बात लाओ रान को पता चलती तो वो पक्का मुझे ताना मारता कि मैं लड़कियों के टुकड़ों पर पल रहा हूँ। मैं एक असैसिन हूँ और एक कॉलेज जाने वाला स्टूडेंट भी। मेरी असली पावर का लेवल क्या है ये तो खुद मुझे भी नहीं पता। जब से मैं 18 का हुआ था मैंने लाओ रान के दिए हुए बहुत सारे मिशंस पूरे किए थे, और आज तक एक बार भी मेरा निशाना नहीं चूका। लाओ रान ने एक बार कहा था कि उसके मरने के बाद उसकी कुर्सी मेरी होगी। मुझे इन सब चीजों की ज्यादा समझ नहीं थी। अनाथ आश्रम से उठाए जाने के बाद इन 18 सालों में लाओ रान ने मुझे सिर्फ एक ही चीज सिखाई थी, जान लेना। मैं एक पुरानी सी पॉन शॉप के पास पहुंचा। मैंने चाबी निकाली, डोर खोला और सीधा काउंटर के पास गया। काउंटर के पीछे एक अंधेरा सा छोटा कमरा था। वहां बिस्तर पर एक सफेद बालों वाला बुढ़ा लेटा हुआ था। उसके गाल पूरी तरह अंदर धंस चुके थे और उसकी सांसें बहुत ही कमजोर थी। बस उसकी आंखों में एक चमक बाकी थी। लाओ रान अभी तक मरे नहीं क्या? मैं आराम से उसके बिस्तर के पास गया और बगल में उबल रही देसी दवा को एक कटोरी में डाला। श्याओ रान, लगता है आज फिर मार खा के आया है। लाओ रान की आवाज में एक अजीब सी मजे लेने वाली टोन थी। मैंने दवा की कटोरी उसके होंठों के पास लगा दी। तुमने ही तो सिखाया था, अगर हाथ उठाओ तो सामने वाले की जान ही लेनी होती है। दिन दहाड़े लाश ठिकाने लगाना मुश्किल होता और उन जैसों के लिए इतनी मेहनत करना बेकार है। लाओ रान ने अपना सिर हिलाया और मेरी दी हुई दवा पीने से मना कर दिया। श्याओ रान, अब मेरे पास तुझे सिखाने के लिए कुछ नहीं बचा। ये बोलते हुए लाओ रान ने अपनी उंगली से एक सफेद हड्डी जैसी रिंग निकाली और मेरे हाथ में रख दी। उसके बाद उसकी सांसें और भी धीमी होती गई, यहाँ तक कि पूरी तरह रुक गई। मैं बिस्तर पर पड़ी उस बुढ़े की लाश को देखता रहा। मैंने अपने दिमाग पर बहुत जोर डाला ताकि लाओ रान से जुड़ी कोई और याद ढूंढ सकूं, पर आखिर में मैंने बस अपना सिर हिला दिया। मेरी यादों में लाओ रान ने मुझे सिर्फ मारना ही सिखाया था। मैं चुपचाप कमरे से बाहर आया और काउंटर के आगे बैठ गया। दुकान के पुराने दरवाजे से मैं बाहर धुंधली बारिश को घूरता रहा। बारिश थोड़ी और तेज हो गई थी। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई और मेरा ध्यान टूट गया। मेरी नजरें साफ हुई और मैंने दरवाजे की तरफ देखा। वहां एक आदमी खड़ा था जो मुस्कुराते हुए मुझे ही देख रहा था। मैं लाश लेने आया हूँ। मैंने हाँ में सिर हिलाया और पीछे वाले कमरे की तरफ इशारा कर दिया ताकि वो अपना काम कर ले। मैंने उस आदमी से उसकी पहचान नहीं पूछी और ना ही ये पूछा कि वो लाश कहाँ ले जाएगा। इंसान जब मर ही गया तो उसकी लाश कहाँ जाएगी उससे क्या ही फर्क पड़ता है। वो आदमी मुस्कुराते हुए मेरे पास से गुजरा। जाते वक्त उसने मेरी बाई छोटी उंगली पर पहनी वो रिंग देखी और उसकी मुस्कुराहट और भी गहरी हो गई। उसके हाथ पैर बहुत हल्के थे। बिना ज्यादा टाइम लगाए वो लाश को अपने कंधे पर उठाकर बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद मैं कमरे में कुछ ढूंढने लगा और फिर दुकान से बाहर निकल गया। आज मुझे अपने कॉलेज की एडमिशन फॉर्मेलिटीज पूरी करनी थी। इसी साल अपने शानदार मार्क्स के दम पर मैंने तियान हाई सिटी के सबसे बेस्ट कॉलेज तियान हाई यूनिवर्सिटी में जगह बनाई थी। तो तुम ही ये रान हो। तियान हाई यूनिवर्सिटी के फ्रेशर रजिस्ट्रेशन डेस्क पर खड़े एक वॉलंटियर ने मेरे डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद सिर उठाकर मुझसे पूछा। मैंने सिर हिलाया पर उस वॉलंटियर को थोड़ा हैरानी से देखने लगा। हेलो, मेरा नाम वांग हेंग है। मैं भी यहाँ का स्टूडेंट हूँ, सेकंड ईयर। वांग हेंग ने खड़े होकर मुझसे हाथ मिलाया। तुम मुझे जानते हो? मैं उसके चेहरे पर ऐसी खुशी देखकर हैरान था क्योंकि मुझे बिल्कुल याद नहीं था कि मैं इससे पहले उससे कभी मिला हूँ। तुम्हारे जैसे लोग जो अपने दम पर इस कॉलेज में आते हैं उन्हें रेयर स्पीशीज बुलाया जाता है। सालों तक एक भी नहीं मिलता और इस साल तुम जैसे 3 बंदे आ गए। वांग हेंग अपने सारे दांत दिखाकर हंसने लगा। मेरी तो बोलती ही बंद हो गई। मैंने चुपचाप अपने फॉर्म्स भरे और हॉस्टल चाहिए या नहीं वाले ऑप्शन में नो टिक कर दिया। ये सब निपटाकर मैं कॉलेज के मेन गेट की तरफ निकल गया। गेट पर पहुंचते ही मुझे वही जानी पहचानी लग्जरी कार दिखी। अंदर बैठी उन हैरान आंखों ने भी मुझे देख लिया था। जोंग किंघान को लगता है उम्मीद नहीं थी कि मैं यहाँ का स्टूडेंट हूँ। कार का दरवाजा धीरे से खुला और वो मुस्कुराती हुई मेरी तरफ आने लगी। उसका ड्राइवर वही ब्लैक सूट वाला बॉडीगार्ड था जो अब मुझे घूर घूर कर देख रहा था जैसे मैं कोई तमाशा हूँ। किस्मत का खेल देखो, तुम फिर मिल गए। दिलचस्प नमूने। जोंग किंघान मेरे ठीक सामने आकर खड़ी हो गई। मैंने भी फीकी सी हंसी दी। सच में किस्मत, तुम भी यही पढ़ती हो क्या? जोंग किंघान ने मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। वो बस मेरे आसपास एक चक्कर काट कर वापस मेरे बिल्कुल करीब आकर खड़ी हो गई। एक बार फिर पूछती हूँ, क्या मैं खूबसूरत हूँ? मैंने अपना थूक निगला। सच तो सच है, खूबसूरत। मुझे मानना पड़ेगा जोंग किंघान वाकई में एक टॉप क्लास
बेबस हुस्न की मलिका थी और उसमें एक अजीब सा जहरीला और खतरनाक ऑरा था, बिल्कुल एक शाती से खिलते हुए जहरीले गुलाब की तरह। मेरी मुंह से अपनी तारीफ सुनकर जोंग किंघान थोड़ी और करीब आ गई और बोली, कहाँ से खूबसूरत हूं मैं। उसके परफ्यूम की हल्की खुशबू मेरी नाक से टकरा रही थी। मेरे मुंह से बिना सोचे निकल गया, तुम्हारी टांगे काफी गोरी है। गाड़ी के अंदर बैठा वो बॉडीगार्ड तो शौक से अपनी सांस ही रोक बैठा। वो फटी की फटी आंखों से मुझे घूरने लगा। जोंग किंघान फिर से पेट पकड़कर जोर जोर से हंसने लगी। हंसते हंसते उसके कदम डगमगाने लगे थे। जब मैंने देखा कि वो गिरने वाली है तो मैंने शराफत दिखाते हुए उसका एक हाथ पकड़ लिया ताकि वो जमीन पर ना गिरे। सॉफ्ट स्किन है, फील बढ़िया है। पर मेरे इस मूवमेंट ने अचानक जोंग किंघान की हंसी रोक दी। उसने मेरी पकड़ को देखा और फिर वो पहले से भी ज्यादा लाउड हंसने लगी। गाड़ी के अंदर बैठे उस बॉडीगार्ड का चेहरा तो देखने लायक था। उसके पूरे होश उड़ चुके थे। जब उसने देखा कि जोंग किंघान मुझ पर हमला नहीं कर रही बल्कि और ज्यादा खुश लग रही है, तब जाकर उस बॉडीगार्ड ने अपनी गन के हैंडल से हाथ हटाया। मैं अपने सामने हंस हंसकर पागल हो रही इस लड़की को बेचारा सा बनकर देखता रहा। मैं उसे लाइन मार रहा था, ये इतना खुश क्यों हो रही है भाई। हम दोनों के इस ड्रामे की वजह से आसपास चलते लोगों का ध्यान हमारी तरफ खींच गया। जैसे ही लोगों ने जोंग किंघान का असली चेहरा पहचाना, वो सब ऐसे भागे जैसे कोई सांप देख लिया हो। उन सब ने नजरें फेर ली और मेरी तरफ देखने वालों की आंखों में मेरे लिए सिर्फ दया थी। तू तो गया भाई, इतना हैंडसम लौंडा कॉलेज के पहले दिन ही मौत के घाट उतर जाएगा। मैंने जोंग किंघान को सीधा खड़ा किया और उसका हाथ छोड़ दिया। मुझे इस बात का घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था कि आसपास लोग मुझे किस अजीब नजर से घूर रहे हैं। अगर कोई और काम नहीं है तो मैं चलता हूँ। वही रुको, तुमने मुझे छुआ और अब चुपचाप चलते बनने की सोच रहे हो। जोंग किंघान ने मुश्किल से अपनी हंसी रोकी और मुझे टोक दिया जब मैं निकलने वाला था। गाड़ी से वो बॉडीगार्ड भी बाहर निकला और आकर मेरी आगे दीवार बन के खड़ा हो गया। मैंने एक गहरी सांस ली, पलटकर वापस जोंग किंघान के पास गया। सबकी फटी आंखों के सामने मैंने जोंग किंघान का पतला मखमली हाथ पकड़ा और उसकी हैरानी भरी निगाहों के बीच उसे अपने गाल पर रख लिया, यहाँ तक कि हल्का सा रगड़ भी दिया। लो भाई, हिसाब बराबर, अब तुमने भी मुझे छू लिया। ये बोलकर मैं फिर से घूमकर निकल लिया। घटिया, बेशरम, रस्ते के गुंडे। जोंग किंघान का चेहरा गुस्से से पूरा लाल हो चुका था। वो मेरी पीठ की तरफ इशारा करके गालियां दे रही थी। मैं चलते चलते एक पल रुका, पीछे मुड़ा और पूछा, अच्छी बातें तो बोल दी, अब कुछ बुरा भी बोलोगी या नहीं। जब काफी देर तक वहां से कोई आवाज नहीं आई तो मैंने कंधे उचकाए और धीरे धीरे दूर चला गया। पूरा एरिया एकदम शांति से भर गया था। वो बॉडीगार्ड जो पहले चौड़ा होकर रास्ता रोक रहा था, वो तो जैसे पत्थर बन गया था। उसने चुपचाप मुझे अपने पास से गुजरे दिया। काफी देर बाद वो झटके से होश में आया और दौड़ता हुआ जोंग किंघान के पास गया। बॉस, मेरी बड़ी भूल हुई, मैं अभी उसको खत्म करके आता हूँ। गाड़ी में बैठो, ऑफिस चलो, जोंग किंघान ने बिल्कुल ठंडी आवाज में कहा। उसके चेहरे की लाली धीरे धीरे गायब हो रही थी, पर उसकी आंखों के अंदर का खूनी रंग और ज्यादा भारी हो गया था और उसके चेहरे पर एक अजीब सी साइको वाली हंसी आने लगी। गाड़ी के अंदर जोंग किंघान पीछे की सीट पर टैग पे टैग रखकर बैठी थी। वो बहुत ध्यान से कुछ सोच रही थी। तू सच में काफी गोरा है। उसने अपना वही हाथ उठाया जिससे उसने मेरे गाल छुए थे और उसे नाक के पास ले जाके सूखा। इसमें से अजीब सी मस्त खुशबू आ रही है। उसके होठों पर एक भौकाली स्माइल आई। उसने आगे ड्राइवर की सीट पर थपथपाया। शाओकी, मुझे उस बंदे की पूरी कुंडली चाहिए, सब कुछ। गाड़ी आगे बढ़ी और आखिरकार जोंग कॉर्पोरेशन की बिल्डिंग के सामने आकर रुक गई। जोंग किंघान कार से उतरी और अपनी प्राइवेट लिफ्ट लेकर सीधा टॉप फ्लोर पर पहुंच गई। वहां अपने ऑफिस डेस्क पर बैठकर वो शांति से इंतजार करने लगी। वो बॉडीगार्ड जिसका नाम शाओकी था, बिल्डिंग में घुसते ही काम पर लग गया। अपने बंदों को ऑर्डर देकर उसने फटाक से मेरी सारी डिटेल्स निकाली और दौड़ते हुए टॉप फ्लोर की तरफ गया। शाओकी भागता हुआ अंदर आया और फाइल्स का एक पतला सा बंडल जोंग किंघान के टेबल पर रख दिया। बस इतना सा ही। जोंग किंघान ने अपने माथे पर सिकुड़न लाते हुए उन पतली फाइल्स को अपने हाथ में उठाया। शाओकी ने सिर हिलाया। हाँ बॉस, इसका नाम ये रन है। इसके पैदा होने से लेकर आज तक का पूरा रिकॉर्ड इसी में है। बैकग्राउंड एकदम साफ है। ठीक है, तू निकल यहाँ से। जोंग किंघान ने हाथ से इशारा कर दिया। यस बॉस, शाओकी ने एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहा। भले ही वो रोज जोंग किंघान के उस भारी और खतरनाक ऑरा के साथ रहता था, पर उसके सामने हमेशा उसकी औकात दिखी जाती थी। जोंग किंघान भले ही सिर्फ 18 साल की थी, लेकिन उसने जोंग फैमिली जैसे इतने बड़े एम्पायर को पूरी तरह से अपनी मुट्ठी में दबा रखा था। इन सालों में जिस किसी ने भी उसकी औकात से बाहर जाकर उसकी बात काटी, वो सब अब समंदर के नीचे बस हड्डियों का ढेर बन चुके थे। उसकी ये खूनी फितरत किसी को भी डरा देने के लिए काफी थी। शाओकी के जाने के बाद जोंग किंघान मेरी फाइल चेक करने लगी। फाइल में लिखा था 18 साल पहले मुझे अनाथ आश्रम से उठाया गया, उसके बाद से लेकर प्राइमरी स्कूल और हाई स्कूल तक की लाइफ, और आखिर में अपने शानदार मार्क्स के दम पर तियानहाई यूनिवर्सिटी में एडमिशन। स्टूडेंट लाइफ में बहुत सारी छुट्टियां लेने के अलावा बाकी सब कुछ एकदम नॉर्मल था। जिस बंदे ने ये रन को अडॉप्ट किया उसका नाम भी ये रन ही था और वो शहर के वेस्ट में एक पुरानी पॉन शॉप चलाता था। इसमें कोई अजीब बात नहीं थी। जो लोग बाज होते हैं
वो अक्सर अडॉप्ट किए हुए बच्चे को अपना ही नाम देते हैं। ऐसा करना काफी नॉर्मल माना जाता है, बिल्कुल श्याओकी के बोलने जैसा ही। मेरी कुंडली पूरी तरह से क्लीन थी। झोंग किंग हान ने मेरी फाइल नीचे रखी और गहरी सोच में डूब गई। ऐसी कंडीशन तभी बन सकती थी जब दो में से एक बात सच हो। पहली ये कि जैसा कि इस फाइल में लिखा है, मैं सचमुच एक आम इंसान हूँ। दूसरी ये कि मेरे पीछे का सपोर्ट सिस्टम झोंग फैमिली से इतना बड़ा हो कि वो चुटकी बजाते ही इनको मिटा सके। तभी ऐसा हो सकता है कि झोंग किंग हान को मेरे बारे में एक तिनका तक खबर ना मिले। ये सोचते ही झोंग किंग हान जोर से हंस पड़ी। उसने अपने दिमाग से वो दूसरा नामुमकिन लगने वाला आइडिया फट से निकाल फेंका। झोंग फैमिली का पावर इतना भौकाली था कि उन्होंने लगभग पूरे तियानहाई सिटी पर कब्जा किया हुआ था। यहाँ तक कि पूरे ड्रैगन कंट्री में भी ये टॉप पर आने वाली फैमिलीज में से एक थी। इसलिए मैं सिर्फ वही आम सा बेचारा लड़का था जो मार खाने के बाद हाथ तक उठाने की औकात नहीं रखता। झोंग किंग हान ने टेबल पर रखा फोन उठाया और ऑर्डर दे दिया, शियोकी गाड़ी निकाल, उस पॉन शॉप की तरफ चल। जब मैं पॉन शॉप वापस लौटा तो बाहर उस पुराने पेड़ के नीचे एक बंदा घुटने मोड़ कर बैठा था। वो काफी देर से वेट कर रहा था। ये वही आदमी था जो सुबह लाश उठाने आया था। मुझे वापस देखते ही वो आदमी खड़ा हुआ और मुस्कुराकर मेरी तरफ देखने लगा। मैंने चाबी निकाली और पॉन शॉप का दरवाजा खोला। वो आदमी भी हंसता हुआ मेरे पीछे पीछे अंदर घुस आया। अंदर आते ही उसने मेरे आगे हल्का सा सिर झुकाया। मेरा नाम मिंग यी है, मास्टर को मेरा सलाम। मैंने मिंग यी पर एक नजर डाली पर मुंह से कोई शब्द नहीं निकाला। मैं साफ देख सकता था कि ये मिंग यी नाम का बंदा भी एक किलर ही था, पर उसकी पावर मुझसे थोड़ी कम थी। लाओरन ने जाने से पहले ऑर्डर दिया था कि जब आप यहाँ नहीं होगे तो मैं इस दुकान को संभालूंगा। मिंग यी ने आगे बोला। मैंने हाँ में सिर हिलाया। तेरे जैसे यहाँ और कितने बंदे हैं? 64 पूरे ड्रैगन कंट्री में 2 और इस्तियान हाई सिटी में सिर्फ मैं ही अकेला हूँ। मिंग यी ने बोलकर काउंटर से कुर्सी उठाई और मेरी बगल में रख दी। मेरे अंदर बहुत सारे सवाल थे। इन 18 सालों में लाओरन ने ऐसी किसी भी बात का जिक्र तक नहीं किया था। उस बुढ़ऊ ने सिखाया भी तो बस जान लेना, बुढ़े ने मुझे बस मारना सिखाया। मैंने धीमी आवाज में बड़बड़ाते हुए कहा। मिंग यी की मुस्कान और भी गहरी हो गई। ऐसा ही होना चाहिए था। मुझे तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। मैंने उस हंसते हुए आदमी की तरफ देखा, आराम से खड़ा हुआ और काउंटर के पीछे चला गया। तभी मैंने अचानक पलट कर पूछा, जिस कुर्सी पर मैं बैठा हूँ उसकी पूरी वैल्यू क्या है? इस सवाल पर मिंग यी काफी देर तक चुप रहा। ऐसा लग रहा था जैसे वो बोलने से पहले शब्दों को चुन रहा हो। आखिर में उसने उसी कुर्सी की तरफ पॉइंट किया जैसे कोई फजूल की बात बोली हो। एक तरफ पूरी दुनिया है और दूसरी तरफ सिर्फ मौत। उसके बाद हम दोनों के बीच सन्नाटा छा गया। वो शाद पॉन शॉप अब ऐसी सुनसान लगने लगी थी कि एक सुई भी गिरे तो उसकी आवाज गूंज उठे। मैं काउंटर के पीछे वाले कमरे में घुसा, उस खाली पलंग को देखा और मन में सोचा कि चलो अब आगे से रोज रोज दवा उबालने की झंझट तो खत्म हुई। अचानक बाहर से एक गाड़ी की तेज आवाज आई जिसने उस दुकान का पूरा सन्नाटा तोड़ दिया और उसके तुरंत बाद धड़क धड़क कदमों की आवाज आई। बाहर दुकान में बैठे मिंग यी ने जब आंखें खोली तो देखा कि एक एकदम रॉयल लुक वाली अमीरजादी दोनों तरफ बॉडीगार्ड्स घेरे हुए दुकान के अंदर एंट्री मार रही थी। धंधा बिल्कुल ही मरता हुआ लग रहा है। ऐसी तगड़ी लोकेशन का सत्यानाश मार रखा है। आज के जमाने में पॉन शॉप कौन खोलता है यार? नंगा करके भूखे मर जाओगे तुम लोग। जोंग किंग हान आगे बढ़ती चली आई। दुकान के उस पुराने कबाड़ सामान को घटिया नजरों से देखते हुए नाम में सिर हिलाने लगी। आखिर में उसकी नजरें पूरी तरह से मिंग यी के हंसते हुए चेहरे पर गड़ गई। तू कौन है? वो ये रन कहाँ छुपा बैठा है? बाहर बुलाओ उसे। डरपोक कछुआ बनने की जरूरत नहीं है। मैं इधर का नया वर्कर हूँ, मालिक तो अंदर बैठे हैं। मिंग यी ने पूरी तरह हंसकर काउंटर के पीछे इशारा कर दिया। जोंग किंग हान जोर से हंस पड़ी। इस टूटे हुए ढाबे में तुम नौकर रख रहे हो? उसका पेट पालने की औकात भी है? उतना जुगाड़ तो हो ही जाता है कि भूखा मरने की नौबत ना आए। मैंने काउंटर के पीछे वाले कमरे से अपना सर बाहर निकालकर मुस्कुराते हुए बोला। मुझ जैसे रंगीले लड़के को देखते ही जोंग किंग हान ने फिर से जहर उगलना शुरू कर दिया। दिन दहाड़े अपने कमरे में घुसकर बैठे हो, कहीं उस हाथ का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे जिससे मुझे छुआ था? पता नहीं क्या बीमारी थी, पर जोंग किंग हान बस कैसे ना कैसे करके मुझे अपनी बातों से निचली औकात दिखाना चाहती थी। मैंने जोंग किंग हान की इन सब गालियों को एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दिया। मैं पूरे स्वागत करने वाले स्टाइल में बाहर आया और उसे बैठने के लिए एक कुर्सी दे दी। लाओरन ने मरते वक्त अपने लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं छोड़ी थी। मैं पहले से टेंशन में था कि पढ़ाई की फीस कैसे भरूंगा। अभी आसपास कोई धंधा भी नहीं दिख रहा था, तो मुझे लगा कि शायद ये अमीर कुड़ी मुझे कोई मौत का कॉन्ट्रैक्ट देने आई है। जोंग किंग हान ने मेरी दी हुई उस कबाड़ कुर्सी पर बहुत घटिया निगाहों से देखा, पर फिर भी वो उस पर बैठ गई और टैग पे टाग चढ़ाकर औकात दिखाने लगी। चलो लड़का समझदार तो है, वरना मैं ये पूरी दुकान तोड़ फोड़ के राख कर देती। इससे पहले कि जोंग किंग हान दोबारा अपनी बकवास चालू करती, उसने मुझे बड़ी शराफत के साथ पानी का एक ग्लास देते हुए देखा। मेरे चेहरे पर ऐसी चमचागिरी वाली मुस्कान देकर जोंग किंग हान का दिमाग ही सुन पड़ गया। ये नमूना पागल है क्या? उसे मेरा वही घमंडी भौकाल ज्यादा पसंद था। जोंग किंग हान ने थोड़ा सा पानी पिया और अपना गला ठीक किया। उसका पूरा मूड मुझे बुरी तरह जलील करने का था, क्योंकि मैंने उसे छेड़ने की हिम्मत की थी। पर तभी मैंने बोलना शुरू कर दिया। सुंदर लड़की, तो क्या सोचा तुमने? 20 करोड़ कोई बहुत महंगा दाम थोड़ी है। किसकी लाश गिरानी है बोलो? कैश दोगी या बैंक ट्रांसफर? मेरा मानो तो ट्रांसफर कर दो। इतने सारे कैश के नोट ले जाना बड़ी मुसीबत
मुसीबत का काम है। बगल में खड़े मिंगी ने ये बकवास सुनकर अपना माथा पीट लिया। उसे समझ में आ गया था उसके पहले मास्टर ने इस लड़के को सच में जान लेने के अलावा और कख नहीं सिखाया। जोंग किंग खान का ऐसे ब्लैंक हो चुका चेहरा देखकर मैं तुरंत समझ गया कि ये अमीर लड़की कोई कॉन्ट्रैक्ट देने नहीं आई थी। मेरे चेहरे से सारी चमचागिरी और स्माइल गायब हो गई और मैंने सीधा उसके हाथ से पानी का ग्लास छीन लिया। मैंने ऊपर करके वो पानी घट घट पी लिया। क्या बकवास है, मैं बेकार में ही खुश हो रहा था। मेरे पूरे एक्सप्रेशन चेंज होने में सिर्फ 2.5 सेकंड का टाइम लगा। जोंग किंग खान मुझे एकदम शौक से घूर रही थी। उसका चेहरा सांस फूलने जैसा लाल हो गया। वो कुछ बोलना चाहती थी पर आखिर में उसके मुंह से बस इतना निकला, वो ग्लास जिसमें से मैंने पानी पिया था, ये ग्लास वैसे भी मेरा ही है, मैं तुझसे घिन नहीं कर रहा। मैंने बिना किसी औकात की परवाह किए वही ग्लास वापस काउंटर के पीछे रख दिया। जोंग किंग खान को तब जाके होश आया कि इस कमीने ने फिर से मुझे बेवकूफ बना के फिदा ले लिया है। उसके पीछे खड़े बॉडीगार्ड्स तो गुस्से से फटने वाले थे। बस एक इशारा मिलते ही वो मेरी बोटी बोटी काट देते। अगर कोई ऑर्डर नहीं देना तो थोड़ा पैसा उधार ही दे दो, मैं थोड़ा टाइट चल रहा हूँ आजकल और फीस भरने के भी पैसे नहीं है। और ठीक उसी सेकंड में जैसे ही जोंग किंग खान मुझे मछलियों को खिलाने का ऑर्डर देने ही वाली थी, मैं वापस से अपनी उसी बेवकूफों जैसी हंसमुख मुस्कान के साथ उसका चेहरा के एकदम पास पहुंच गया। जोंग किंग खान का खतरनाक ऑरा पूरी तरह से महसूस हो रहा था, लेकिन मैं फिर भी अपनी बत्ती सी दिखाते हुए उससे पैसे उधार मांगने लगा। अभी कुछ देर पहले ही मैंने उसका फायदा उठाया था और अब अपनी जान बचाने के बजाय मैं उस खतरनाक लड़की को अपना चलता फिरता एटीएम समझने की सोच रहा था। जोंग किंग खान गुस्से में पागल होने के बजाय हंसने लगी। वो मुझे सीधा ऊपर पहुंचाना चाहती थी पर अचानक उसने अपना प्लान बदल लिया। चूंकि मुझे पैसों की इतनी जरूरत थी तो ये काम आसान था। वो पहले मुझे अपना एक वफादार कुत्ता बनाना चाहती थी और जब वो मुझसे बोर हो जाएगी तब मुझे तड़पा तड़पा कर मारेगी। उसने अपनी ठंडी आंखों से मुझे घूरते हुए पूछा कि क्या मुझे पता है कि वो कौन है, पर मैंने एक पुराने दोस्त की तरह उसे पानी का ग्लास पकड़ा दिया। मैंने आ भरते हुए कहा कि उस बूढ़े के मरने के बाद मेरे पास पैसे नहीं बचे हैं और मेरा कोई दोस्त भी नहीं है, इसलिए मुझे लगा कि शायद मेरी कॉलेज मेट मेरी मदद कर दे। जोंग किंग खान ने उस ग्लास को देखा जिससे मैंने अभी पानी पिया था और वो घिन से पागल होने ही वाली थी, पर मुझे अपने जाल में फंसाने के लिए उसने एक खौफनाक मुस्कान दी और पूछा कि मुझे कितने पैसे चाहिए। मैंने अपना मुंह खोला और सीधा 50 लाख मांग लिए। मुझे लगा वो मना कर देगी, पर उसने न सिर्फ हाँ कहा बल्कि हर महीने इंटरेस्ट डबल होने की जानलेवा शर्त भी रख दी। मैं खुशी से फूल कर कुप्पा हो गया। मैंने हिम्मत करके अपना हाथ उसके कंधे पर रखा और उसे एक नेक दिल बिजनेस वुमन कहकर उसकी तारीफ करने लगा। तभी उसका आदमी श्याओ ची कैश से भरा एक पूरा बैग लेकर आया और मेरे सामने फेंक दिया। मैंने बिना सोचे समझे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया। पैसों का बैग गले लगाते हुए मैंने गहरी सांस ली। सच में क्या नेक दिल कंपनी है, इनकी स्पीड तो कमाल की है। जोंग किंग खान खौफनाक मुस्कान के साथ खड़ी हुई। जाने से पहले उसने मुझे एक धमकी दी और उस कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए मेरी बेइज्जती की। जब तक खुशबू आ रही है जाकर चाट ले। मैं बस जाते हुए उसे एक बेवकूफ की तरह देखता रहा और मुस्कुराता रहा। ये लड़की भले ही थोड़ी गुस्सैल है पर चलते फिरते 50 लाख उधार दे सकती है। ये तो साक्षात दुनिया की देवी है। उसी वक्त बाहर खड़ी लग्जरी कार के अंदर जोंग किंग खान का चेहरा गुस्से से लाल था और उसने अपने आदमियों को ऑर्डर दिया, उस पर पूरी नजर रखो, अगर वो भागने की कोशिश करे तो उसे जिंदा ही काट डालना। अब पैसों का इंतजाम हो चुका था। मैं पलटा और मैंने मिंग यी से पूछा कि मेरे पिछले मिशन के पैसे कहाँ गए। वो बूढ़ा एक मिशन के कम से कम 50 करोड़ लेता था। ऐसा तो हो नहीं सकता कि उसने कुछ भी न छोड़ा हो, पर मिंग यी ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया, कुछ नहीं बचा। ये सुनते ही मेरा खून खौल उठा। वो बूढ़ा मरने से पहले सारे पैसे तो ले ही गया, ऊपर से मुझे खिलाने के लिए एक और इंसान पीछे छोड़ गया। फीस भरने के बाद अब मेरे पास सिर्फ 30 लाख बचे थे। मिंगी को इतनी बेशर्मी से खड़ा देकर मेरा दिमाग खराब हो रहा था। वो बूढ़ा पक्का यही चाहता था कि मेरी जिंदगी आराम से ना कटे, इसलिए उसने जानबूझकर मेरी मुश्किलें बढ़ा दी। इस टूटी फूटी पॉन शॉप को देकर मुझे अपना फ्यूचर अंधकार में लग रहा था। इस कबाड़ खाने से पैसे कमाने की उम्मीद करना मतलब भूखे मरने की तैयारी करना है। पर तभी मिंगी ने छाती ठोकर प्रॉमिस किया कि वो भी घर चलाने के लिए पैसे कमा सकता है। मैंने उसे शक की निगाहों से घूरा और उसने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ मुझे बताया, रूल्स के हिसाब से जो टारगेट्स हम 64 लोग नहीं मार पाते, सिर्फ वही काम आपके पास आएगा। और हद तो तब हो गई जब उसने बताया कि मुझे ना सिर्फ उनके छोड़े हुए कामों का इंतजार करना था बल्कि उनके लिए साइड जॉब्स ढूंढने का काम भी मेरा ही था। मैं अंदर ही अंदर उस बूढ़े को गालियां दे रहा था। ये कोई जायदाद नहीं थी, ये तो मेरे सिर पर एक बहुत बड़ा कर्ज था। मुझसे रहा नहीं गया और मैंने बाकी 62 लोगों के बारे में पूछा। मिंगी ने आ भरते हुए कहा कि सब के सब साइड जॉब्स करके अपना गुजारा कर रहे हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के मिशंस बहुत अजीब थे। हमें सिर्फ उन किलर्स को मारना होता था जो ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर भाग गए हों। मेरी तो उम्मीद ही टूट गई। मुझे मारने के लिए इतने गद्दार कहाँ से मिलेंगे? मुझे पक्का कोई और रास्ता ढूंढना ही पड़ेगा। ये पॉन शॉप असल में साइड जॉब्स लेने का एक अड्डा था
और इसके रूल्स बहुत ही सिंपल थे। या तो काम के बदले जान दो, इसे डेथ ऑर्डर कहते हैं। अगर ये काम ले लिया तो इसे पूरा करना ही पड़ेगा। या फिर काम के बदले पैसे लो, इसे लाइफ ऑर्डर कहते हैं। और सबसे मजेदार बात ये थी कि लाइफ ऑर्डर लेने के बाद मेरे पास दो ऑप्शंस थे। पहला, टारगेट को मारो और क्लाइंट से पैसे लो। दूसरा, क्लाइंट को ही मार डालो और टारगेट के पास जाकर पैसे मांगो। अगली सुबह मैं 20 लाख कैश लेकर एक बस में चढ़ गया। एक टॉप लेवल का किलर होने के बावजूद मैं एक गाड़ी तक नहीं खरीद सकता था और मुझे बस में अंकल आंटियों के साथ धक्के खाने पड़ रहे थे। जब मैं कॉलेज के फीस काउंटर पर पहुंचा तो स्टाफ मुझे पूरी इज्जत के साथ देख रहा था। कल जो मैंने जोंग चिंग हान के साथ किया था वो बात पूरी जगह फैल चुकी थी। सबको लगा था कि मैं अब तक मर चुका हूं, पर कौन सोच सकता था कि मैं बिल्कुल जिंदा और सही सलामत हूं और चौड़े होकर अपनी फीस भरने आ गया हूं। कॉलेज बोर्ड ने तो मेरा एडमिशन फॉर्म भी फाड़ने का सोच लिया था, पर अब क्लर्क मुझसे ऐसे बात कर रहा था जैसे मैं उसका बॉस हूं। उसने पूरी इज्जत के साथ मुझे मेरा आईडी कार्ड और यूनिफॉर्म दी। मैंने बिना कोई इमोशन दिखाए वो चीजें ली और वहां से निकल गया। जैसे ही मैंने पैसे भरे, जोंग चिंग हान को तुरंत खबर मिल गई। उस ऊंची बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर बैठकर वो खौफनाक मुस्कान के साथ मेरे नाम को घूर रही थी और उसने कसम खाई कि वो मुझ जैसे कमीने को अपने घुटनों पर लाकर रहेगी। और दूसरी तरफ मुझे इन सब बातों का कोई अंदाजा नहीं था। मैं खुशी खुशी अपनी कॉलेज यूनिफॉर्म पहनकर मिंगी के सामने शो ऑफ कर रहा था। मैंने तो यहाँ तक अनाउंस कर दिया कि अब से मिंगी मुझे बॉस बुलाएगा। मिंगी ने मेरी इन बचकानी हरकतों को देखा, उसके होठ फड़फड़ाए और उसने मन ही मन सोचा कि आखिरकार मैं हूं तो एक बच्चा ही। अगली सुबह मैं पूरे स्वैग के साथ तियानहा यूनिवर्सिटी में घुस गया, पर इस ओपनिंग सेरेमनी ने मेरा सारा मजा खराब कर दिया। वो बूढ़ा प्रिंसिपल स्टेज पर बोल बोलकर अपना गला सुखा रहा था और मेरे कानों से खून आने वाला था। जब मैं बोर होकर इधर उधर देख रहा था तभी मेरी नजर भीड़ के बीचों बीच जाकर रुक गई। वहां बॉडीगार्ड्स ने एक पूरी जगह खाली कर रखी थी और बीच में एक बहुत महंगा सोफा रखा हुआ था। मेरी बॉस जोंग चिंग हान वहां बड़े आराम से बैठी हुई थी। उसने अपने पैर एक के ऊपर एक रखे हुए थे और वो कहर ढा रही थी। मैं मन ही मन हंसा, भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ा और सीधा जाकर उसके बगल में बैठ गया। जोंग चिंग हान उस वक्त अंगूर खा रही थी। जैसे ही उसे लगा कि उसके बगल में कोई बैठा है, वो पूरी तरह से जम गई। वो अपने मुंह में अंगूर भरे हुए मुझे घूरने लगी और कुछ पल के लिए वो चबाना भी भूल गई। स्टेज पर प्रिंसिपल की आवाज तुरंत बंद हो गई और नीचे खड़े स्टूडेंट्स जोर जोर से चिल्लाने लगे। बॉडीगार्ड स्याओ की का तो गुस्से से बुरा हाल था। वो चिल्लाते हुए मुझे मारने के लिए अपनी गन निकालने ही वाला था, पर तभी जोंग चिंग हान ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया और प्रिंसिपल को इशारा किया कि वो अपनी स्पीच कंटिन्यू रखे। मैंने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया और सीधा उसके हाथ से अंगूरों का गुच्छा छीन लिया। बिना किसी डर के मैं उन्हें खाने लगा। उसी वक्त हम दोनों के पैर आपस में टकरा गए। उसकी सॉफ्ट स्किन को छूने का वो एहसास मुझे और भी मजा दे रहा था। जोंग चिंग हान गुस्से से अपनी मुट्ठी बंद कर रही थी और खोल रही थी। उसने दांत पीसते हुए मुझे घूरा और पूछा कि मैं यहाँ क्या करने आया हूँ। मेरे मुंह में अंगूर भरे हुए थे और मैंने चबाते हुए कहा कि वो मुझे बहुत अकेली लग रही थी, इसलिए मैं खास तौर पर उसे कंपनी देने आ गया। उस एक पल के लिए जोंग चिंग हान की आंखों में एक अजीब सा ठहराव आ गया। बचपन से लेकर आज तक या तो लोग उससे डरते थे या उसके सामने भीख मांगते थे। यहाँ तक कि उसका अपना बाप भी उससे अच्छे से बात नहीं करता था, पर मैं इकलौता ऐसा इंसान था जो उसे बिना किसी लालच के अपनी साफ आंखों से देख रहा था और मैंने कुछ ऐसा कह दिया था जिसने उसके दिल को छू लिया था। मैंने पूरा गुच्छा खत्म कर दिया पर मेरा पेट नहीं भरा था। मैंने एक बेवकूफ की तरह उससे पूछा कि क्या और अंगूर है। वो तुरंत अपने बॉडीगार्ड्स को बुलाने वाली थी, पर फिर उसे कुछ होश आया और उसने लाल चेहरे के साथ बगल में रखे बॉक्स की तरफ इशारा किया कि मैं खुद ले लूं। मैं खुशी खुशी गया। मुझे क्या पता था कि मेरा हर एक निवाला पैसे जला रहा है, और 2 गुच्छे और उठा लाया। मैं वापस जोंग चिंग हान के बगल में आकर बैठ गया और मजे से खाने लगा। तभी जोंग चिंग हान ने खौफनाक मुस्कान के साथ मुझे बताया इस एक अंगूर की कीमत $350 है। अभी मैंने सिर्फ फल नहीं खाए थे, वो सच में सोने चांदी के भाव के थे। इतनी सी देर में मैं 20 लाख खा चुका था। ये सुनते ही मेरे हाथ रुक गए। मैंने डरते हुए पूछा कि क्या मुझे इसके पैसे भी चुकाने पड़ेंगे, पर जोंग चिंग हान ने मुझे घूरा और पीछे मुड़कर बॉडीगार्ड शाओकी से कहा कि वो मेरे अकाउंट में 20 लाख और जोड़ दे। अब तो मेरी हिलने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी, पर जोंग चिंग हान का मूड बहुत अच्छा हो गया था और वो पागलपन में मुझे अपने हाथों से खिलाने लगी। उसने अपनी नाजुक उंगलियों से एक अंगूर उठाया जिसमें से एक हल्की सी खुशबू आ रही थी और उसे चिढ़ाते हुए मेरे होठों के पास ले आई। मैंने भी सब कुछ भूलकर उस चमचमाते हुए अंगूर को निगल लिया। वो खुशी से हल्की सी चीखी और उसकी मुस्कान और भी खतरनाक हो गई। वो मुझे एक के बाद एक अंगूर खिलाती रही। मेरा तो उसूल बन गया था कि जब इतना उधार हो ही गया है तो और सही। मैंने मना नहीं किया, चाहे मेरे सारे पैसे ही क्यों ना खत्म हो जाएं, मैं तो भरपेट खाऊंगा। आसपास के सारे नए स्टूडेंट्स हमें पागल होकर देख रहे थे। ये कोई ओपनिंग सेरेमनी नहीं थी, ये तो खुलेआम रोमांस चल रहा था। जब सेरेमनी खत्म हुई
तो मेरा उधार पूरे 60 लाख तक पहुंच चुका था। जोंग चिंगहान ने जाते जाते मुझे एक आखिरी धमकी दी कि मैं 6 महीने के अंदर उसके पैसे लौटा दूं, और फिर वो मुझे अपना वो खौफनाक लुक देकर वहां से चली गई। मैं वहीं खड़ा एक बेबस मुस्कान दे रहा था। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि उस वक्त तियानहाई यूनिवर्सिटी का कैंपस नेटवर्क पूरी तरह से क्रैश हो चुका था। आइस क्वीन जोंग चिंगहान के दिल में किसी के लिए जगह है, ये खबर हर जगह फैल गई थी, और उसके मुझे अंगूर खिलाने वाली फोटोज पूरे इंटरनेट पर आग की तरह फैल रही थी। नीचे कमेंट्स तो और भी पागलपन वाले थे। कोई कह रहा था कि मैं लड़कियों के पैसों पर पलने वाला बेशर्म हूं, तो कोई पूछ रहा था कि आखिर मैं कौन सा देवता हूं। पर मैं तब इन बातों से अनजान था। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मैं ऑलरेडी पूरे कॉलेज के लड़कों का दुश्मन बन चुका हूं। मैं चुपचाप थका हारा पॉन शॉप वापस लौटा। पुराने पेड़ के नीचे लेटे हुए मिंग यी ने करवट ली और आराम से एक बात फेंक कर मारी। काउंटर पर एक कॉन्ट्रैक्ट रखा था जो उसने बीच में ही रोक लिया था। कॉन्ट्रैक्ट देने वाला और कोई नहीं, जिंगनान सिटी का सबसे बड़ा माफिया शेन ये था। इस साले ने जमीन कब्जाने के चक्कर में आधी रात को मासूम लोगों को मलबे के नीचे जिंदा दफना दिया था। पर मेरे दिमाग में जो बात खटक रही थी वो ये थी कि उसने मोटी रकम देकर जिसके नाम की सुपारी दी थी वो मेरी क्रेडिटर जोंग चिंगहान थी, जिसको मुझे पैसे लौटाने थे। शेन फैमिली की औकात तो देखो, वो तियानहाई सिटी पर कब्जा करना चाहते थे और जोंग चिंगहान उनके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा थी। मैंने जोंग चिंगहान की पूरी कुंडली और उसकी प्रॉपर्टी की फाइल पलट कर देखी। अंदर ही अंदर मेरे होश उड़ गए। बाप रे, इस कर्जदार दीदी का बैंक बैलेंस तो बहुत मोटा था। इसकी प्रॉपर्टी देखकर दिमाग घूम जाए। भले ही जोंग चिंगहान के काम करने का तरीका थोड़ा खूनी और खतरनाक था, पर कम से कम वो मासूम लोगों की जान नहीं लेती थी। उस जानवर शेन ये से तो 100 गुना बेहतर ही थी। तो मैंने चुपचाप अपना सामान पैक किया और घूमकर अंधेरी रात में गायब हो गया। जिंगनान सिटी आने जाने में सिर्फ 3 घंटे का टाइम लगता था, और वैसे भी कल से मेरा कॉलेज शुरू होने वाला था। मैं पहले ही दिन लेट नहीं होना चाहता था। मेरे वहां से निकलते ही मिंग यी ने पेड़ के नीचे बैठे बैठे ठंडे दिमाग से किसी को कॉल मिलाया। कॉल के दूसरी तरफ से रूल्स तोड़ने को लेकर कोई भयानक गुस्से में चिल्ला रहा था, पर मिंग यी ने बड़े आराम से सिर्फ एक ही बात कही, ये कॉन्ट्रैक्ट बाई वुचांग ने उठा लिया है। अगले ही सेकंड दूसरी तरफ का सारा गुस्सा मौत जैसी शांति में बदल गया। सिर्फ डर के मारे उनके कांपने की आवाज आ रही थी। इधर जिंगनान सिटी की बारिश और बुरी तरह चुभने वाली ठंडी हवा चल रही थी। मैंने ड्राइवर को कैजुअली 300 के नोट फेंके दिए और शहर की सबसे महंगी बिल्डिंग की तरफ बढ़ गया। बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर शेन ये खड़े होकर कमीनों की तरह हंस रहा था। वो एक बुरी तरह जख्मी लड़की की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा था। वो चिल्लाकर उसके पूरे खानदान को जान से मारने की धमकी दे रहा था और जानवरों की तरह उसके कपड़े फाड़ने की कोशिश कर रहा था। ठीक उसी वक्त मैंने उसके ऑफिस का दरवाजा हल्के से धक्का देकर खोला। शेन ये ने बिना पीछे मुड़े ही गुस्से में चिल्लाया, निकल जा बाहर कमीने, मेरे मजे में कबाब में हड्डी मत बन। पर पीछे से उसे किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके अगले ही पल मेरी मौत की भारी औरा ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। मैंने तुरंत अपना वार किया। मेरी उन शांत और ठंडी आंखों में शेन ये की जिंदगी की आखिरी भयानक दहशत दिख रही थी। मैंने बड़े आराम से अपना चाकू उसके घाव से बाहर निकाल लिया। मेरी सफेद शर्ट पर खून का एक छींटा तक नहीं पड़ा था। ये टेक्निक मुझे बुड्ढे ने सिखाई थी, एकदम टॉप सीक्रेट ट्रिक। मुझे याद है जब मैंने पहली बार किसी की सुपारी ली थी तो चाकू सामने वाले की पसलियों में अटक गया था और निकल ही नहीं रहा था, और पूरा खून मेरे ऊपर उछल गया था। इस बात पर बुड्ढे ने मेरा पूरे 1 साल तक मजाक उड़ाया था। मैंने नीचे पड़े कपड़ों से चाकू का खून साफ किया और उस डर के मारे भागी हुई लड़की की तरफ मैंने आंख उठाकर भी नहीं देखा। फिर मैं एकदम बिंदास होकर सीढ़ियों से नीचे उतरा। मेरे पैरों के पास दर्जनों ताजी लाशें यहाँ वहां पड़ी हुई थी और नीचे ग्राउंड फ्लोर पर अभी भी पार्टी और नाच गाना चल रहा था। किसी को भनक तक नहीं लगी थी कि उनका बाप शैन ये ऊपर टपक चुका है। यहाँ तक कि किसी को पता ही नहीं चला कि मैं मौत का फरिश्ता वहां से गुजर चुका हूँ। वापस आते वक्त मैं टैक्सी में बैठा था। मेरा दिमाग सिर्फ यही कैलकुलेट कर रहा था कि उस जोंग चिंगहा से अपना बिल कैसे वसूल करूं। ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट की रकम पूरे 400 मिलियन थी, पर मैंने तो उल्टी गंगा बहा दी। जिसने कॉन्ट्रैक्ट दिया था उसको ही टपका कर उसकी जान बचा ली। इस जान बचाने के बदले मुझे कम से कम 500 मिलियन तो लेने ही चाहिए थे। पर मुझे दिमाग में एक बात क्लियर थी कि वो नखरे वाली क्रेडिटर इतनी आसानी से मेरी बातों पर यकीन नहीं करने वाली। इसलिए मैंने सीधा अपनी पॉन शॉप पर वापसी की। मैंने सोचा मिंग यी को भेजूंगा ताकि वो जाकर मेरे पैसे वसूल कर लाए। पर जैसे ही मैंने शॉप में एंट्री मारी, अंदर एक पतला सूखा नया लड़का खड़ा था। उसका कोड नेम कान था। मैं सोच ही रहा था कि मिंग यी कितना स्मार्ट है। उसने ना सिर्फ एक अनजान चेहरा हायर किया था, बल्कि मुझे खुद वहां जाकर अपना चेहरा दिखाने से भी बचा लिया। तभी मिंग यी ने अपनी नाक खुजलाते हुए एक कुटिल मुस्कान के साथ कहा, 500 मिलियन का बिल, पर प्रॉफिट का 20 से 80 बंटवारा होगा। मैं एकदम सुन्न पड़ गया। मुझे लगा शायद मेरे कान बज रहे हैं। अबे मैं यहाँ कुत्तों की तरह अपनी जान दांव पर लगा रहा था और ये साले बिना कुछ किए बड़ा हिस्सा खा जाएंगे। मेरी औकात सिर्फ 100 मिलियन लेने की रह गई। मेरा गुस्सा आसमान फाड़ गया
और मैं वहीं पर गालियां बकने लगा। मैं घंटा यहाँ का बॉस हूँ, ये तो मजदूरों वाली हालत कर दी मेरी कमीनों। पर आखिर में मजबूरी के चलते मैंने दांत पीसकर उनकी शर्त मान ली और भड़ास निकालते हुए अपने कमरे में घुस गया। ठीक उसी वक्त मेरा भेजा हुआ कान अब तक चौंग फैमिली के किले नुमा घर में घुस चुका था। वहां की सिक्योरिटी इतनी टाइट थी कि पूछो मत। हर कोने में स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज भरे पड़े थे। आम लोगों के हिसाब से वहां एक मच्छर तक मरने की जगह नहीं थी। उस वक्त झोंग चिंगहान अपने उस आलीशान महल जैसे विला में आराम फरमा रही थी और बड़े मजे से अपने फोन में गेम खेल रही थी। अचानक बेडरूम की खिड़की से एक बर्फीली हवा का झोंका आया और पर्दे बुरी तरह उड़ने लगे। गुड इवनिंग मिस चौंग। कमरे के अंधेरे में अचानक एक आवाज गूंजी जिसने उसकी धड़कनें तेज कर दी और वो पूरी तरह डर गई। उसने जल्दबाजी में अपने तकिए के नीचे रखी हुई गन निकालनी चाहिए, पर उसके होश उड़ गए जब उसने देखा कि खिड़की के पास एक काला साया ना जाने कब से आराम से बैठा था। वो काला साया कोई और नहीं, टॉप लेवल का किलर कान था। झोंग चिंगहान अभी तक इस शौक से बाहर नहीं आई थी कि कान ने हल्के से हंसते हुए कहा और इशारा किया कि वो उसे नुकसान पहुंचाने नहीं आया है। उसने एकदम बिंदास स्टाइल में बताया कि वो एक असैसिन है, यहाँ तक कि उसने उसके गन निकालने की बेवकूफी का मजाक भी उड़ाया। तब जाकर झोंग चिंगहान ने अपने डर पर कंट्रोल किया। वो समझ गई थी कि अगर ये आदमी उसे मारने आया होता तो अब तक उसकी लाश बिक चुकी होती। इसका मतलब यहाँ डील की गुंजाइश थी। उसके अगले ही सेकंड कान ने सामने बैठी औरत को देखा और धीरे से मेरा दिया हुआ वो ब्रह्मास्त्र निकालकर सामने रख दिया। जैसे ही कान ने शेन ये के कॉन्ट्रैक्ट फाइल को उसके आगे फेंका, ये ठंडे दिमाग वाली मैडम का डर से हाथ कांपने लगा। तो ये तुम्हारा काम था? झोंग चिंगहान की आवाज उसकी हलक में फंस गई थी। उसकी आवाज में एक ऐसी भयानक दहशत थी जो पहले कभी नहीं दिखी। पर कान ने बिना किसी इमोशन के उस फाइल की तरफ इशारा किया। शेन ये का गेम ओवर हो चुका है और वो बस अपना बिल क्लियर करने आया था। बात बिल्कुल क्लियर और कट थी। झोंग चिंगहान के दिमाग में लाख सवाल चल रहे थे कि एक असैसिन ने कॉन्ट्रैक्ट देने वाले को ही क्यों टपका दिया। पर कान इन फालतू चीजों का जवाब देने के मूड में नहीं था। उसने एक अकाउंट नंबर की पर्ची सीधे टेबल पर दे मारी और आवाज लगाई पूरे 1 बिलियन की। अगली सुबह की शुरुआत हुई। मैं एकदम चौड़ी छाती करके अपने कमरे से निकला। मिंगी ने 32 दंती दिखाते हुए एक बैंक कार्ड मेरे हाथ में थमा दिया और बोला कि मेरे हिस्से के 100 मिलियन आ चुके हैं। मैंने कार्ड अपने हाथ में लिया और शक की निगाहों से उसकी शक्ल घूरने लगा। दिमाग कह रहा था कि दाल में कुछ काला जरूर है, पर फिर मैंने सोचा छोड़ो यार, पैसा आ गया ना, उतना ही काफी है। तो मैंने चुपचाप अपनी यूनिफॉर्म पहनी और बाहर निकल गया। मुझे क्या पता था कि मेरे बाहर निकलते ही पिछवाड़े में आग लगने वाली थी। मेरे जाते ही मिंगी और कान दोनों एक साथ मिलकर खिखियाकर हंसने लगे। बाकी के बचे हुए 900 मिलियन का इन दोनों हरामखोरों ने प्राइवेट में आपस में बंटवारा कर लिया था। साला, घूम फिरकर बात यहीं आई कि मैं इस दुनिया का सबसे सस्ता मजदूर हूँ। उधर जिंगनान सिटी में तो आग लगी पड़ी थी। माहौल एकदम बवाल हो चुका था। शेन फैमिली का मेन बॉस मारा जा चुका था। उन्होंने पूरे शहर को जमीन खोद खोद कर छान मारा, पर उन गधों को कातिल का एक बाल तक नहीं मिला। और मैं, जिसने ये सब किया था, बड़े आराम से तियानहाई यूनिवर्सिटी के चेंजिंग रूम में खड़ा था। उस सड़ी हुई और थका देने वाली मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए तैयार हो रहा था। जिस झोंग चिंगहान को आज एब्सेंट होना चाहिए था, वो आज अचानक पूरे जोश में ट्रेनिंग ग्राउंड में टपक पड़ेगी, ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। वो पूरी रात जाकर शेन फैमिली के बिजनेस पर कब्जा कर रही थी। उसकी आंखों से साफ दिख रहा था कि वो कितनी थकी हुई है, पर उसकी तीखी नजरें आग के गोलों की तरह बस मुझे ही घूर रही थीं। मेरी बेइज्जती का नंगा नाच देखने के लिए उसने इंस्ट्रक्टर के भी पैसे भर दिए थे ताकि वो मुझे हर तरीके से जलील और टॉर्चर कर सके। तू लाइन से बाहर निकल, अभी मैंने क्या बकवास की, उसे रिपीट कर। उस इंस्ट्रक्टर ने गुस्से से मेरी तरफ अपनी उंगली दिखाई। उसका एटीट्यूड आसमान छू रहा था। मैं धीरे धीरे लाइन से बाहर आया, पर मेरी आंखें अभी भी उस झोंग चिंगहान पर ही टिकी हुई थीं। मैंने एकदम सस्ते नखरे दिखाते हुए जवाब दिया, भूल गया, तू इतनी फालतू बकवास करता है, किसको याद रहेगा। ये सुनते ही उस साले इंस्ट्रक्टर की पूरी बॉडी में आग लग गई। उसने जमीन की तरफ इशारा किया और भूत की तरफ चिल्लाया, तेरी ओवर स्मार्टनेस की सजा 100 पुशअप्स अभी के अभी। आसपास के बाकी नए बच्चों का मुंह खुला का खुला रह गया। उन्हें लगा कि ये इंस्ट्रक्टर बड़ा खतरनाक है जो जोंग दीदी के सामने उसी के आदमी को धो रहा है। उधर जोंग चिंगहान का चेहरा किसी बर्फ की सिल्ली जैसा ठंडा था, पर मुझे पता था कि अंदर ही अंदर वो फूली नहीं समा रही है और पागलों की तरह हंस रही होगी। पर मुझे पता नहीं था कि ये तो बस शुरुआत ही, असली बुरा सपना तो अभी बाकी था। तेरी पोस्ट्योर खराब है, 100 पुशअप्स और, लड़कियों को ताड़ता है कमीने, 100 और मार, आंख दिखाता है मुझे, चल 200 और। उस नॉनसेंस इंस्ट्रक्टर के बहाने हर सेकेंड और ज्यादा वाहियात होते जा रहे थे। देखते ही देखते
मेरे पुशअप्स की गिनती बढ़ती जा रही थी और ये गिनती एक ऐसी भयानक नंबर पर जा पहुंची, पूरे 3000 पुशअप्स। किसी आम आदमी का तो इसमें हार्ट अटैक ही आ जाए। पूरा ग्राउंड शमशान की तरह शांत हो गया था। ठीक उसी वक्त झोंग चिंगहान मेरे कान के पास आई, एक बदमाशी भरी स्माइल के साथ बोली, अगर तू मेरे आगे गिड़गिड़ाएगा तो मैं ये सजा कैंसिल करवा दूंगी। मैंने बस तिरछी नजर से उसकी तरफ देखा और पूरी औकात दिखाते हुए बोला, सिर्फ 3000 ही तो है, फालतू की टेंशन मत ले। फिर उन सारी फटी हुई आंखों के बीच मैं तेजी से जमीन पर लेट गया। शुरू में तो ये मजे ले रहे थे, पर जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा उनकी शक्ल का शौक प्योर रिस्पेक्ट में बदल गया। मैं एक मौत की मशीन की तरह बिना रुके अपने पुशअप्स मार रहा था, एक ही मोशन, बारी बारी, लगातार। 2000, 2500। मेरे पुशअप्स का मीटर अभी भी भयानक स्पीड में भाग रहा था। पूरा ग्राउंड जो पहले गाली दे रहा था और मजाक उड़ा रहा था, अब वहां आसमान फाड़ने वाला शोर और चीयर अप चल रहा था। उन्हें लगने लगा था कि मैं कोई इंसान नहीं बल्कि सुपरमैन हूं। आखिरकार उस पसीने से भीगे हुए फटू इंस्ट्रक्टर को ये ड्रामा जबरदस्ती रोकना पड़ा। मैं धीरे से उठकर खड़ा हुआ। मेरी पूरी बॉडी पसीने से नहा चुकी थी और एकदम भारी और डेंजरस मेल अल्फा वाली ऑरा निकल रही थी। और यही सीन देखकर झोंग चिंगहान की धड़कनें पागलों की तरह बढ़ गईं। उसका चेहरा पूरा टमाटर की तरह लाल हो चुका था। वो यही सोच रही थी कि कोई आदमी इस हद तक ताकत का भंडार कैसे हो सकता है। मिलिट्री ट्रेनिंग के खत्म होते ही वो हड़बड़ी में वहां से ऐसे भागने लगी जैसे भूत देख लिया हो। पर मैं कहाँ छोड़ने वाला था। मैंने रॉकेट की स्पीड से उसका पीछा किया और कस के उसके कंधे दबा दिए। और पता नहीं क्यों मेरे हाथ लगाते ही वो डर कर चीख पड़ी, तुम्हारे हाथ जल रहे हैं, मुझे हाथ मत लगाना। उसकी आवाज एकदम पतली और मखमली लग रही थी और ऐसी घबराहट थी जिसका उसे खुद भी आइडिया नहीं था। मेरे दिमाग में बस एक ही सवाल था कि इस नखरे वाली मैडम ने आज गलत दवाई खा ली है क्या? मिस झोंग, अपने बैंक का अकाउंट नंबर दीजिए, मुझे अपने उधारी के पैसे वापस करने हैं। झोंग चिंगहान ने मुझे ऐसे देखा जैसे उसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेरे जैसा फकड़ आदमी अचानक इतनी मोटी रकम लाया कहाँ से, क्योंकि अगर मैंने अपना लोन चुका दिया तो फिर वो मुझे अपने जूते के नीचे कैसे रखेगी? रिश्तेदारों से उधार लिया है, मैंने चुभने वाला एक्सक्यूज चिपका दिया। पर झोंग चिंगहान की जुबान से अचानक एक तीर निकल गया, तू तो अनाथ था ना, तेरे रिश्तेदार कब से पैदा हो गए? आसपास की सांस अचानक रुक सी गई। मैं एकदम डेंजर तरीके से उसके पास गया। मेरी मौत जैसी प्रेशर वाली ऑरा को देखकर उसकी आवाज उसके गले में फंस गई। और अगर मैं ये कहूं कि ये मेरी की हुई किसी लाश का रिवॉर्ड है तो क्या तू इस बात पर यकीन करेगी? मेरे चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। मैं बिना पलके झपकाए बस उसकी आंखों में झांक रहा था। चोरी छिपे मेरे पीछे जासूसी करने का इरादा क्या था तेरा? आखिर चाहती क्या है तू मुझसे? अब तो झोंग चिंगहान पूरी तरह कंट्रोल खो चुकी थी। उसने अपने काले महंगे जूतों से मेरे पैरों पर जोर से लात मारी। मुझे बस ये डर था कि कहीं तू पैसे लेकर भाग ना जाए, कमीने। मैं अपना 100 मिलियन लेकर उस क्रेडिटर को उधारी चुकाने गया, पर बदले में मुझे उस नखरे वाली मैडम की भयानक मार खानी पड़ी। झोंग चिंगहान एक तरफ मेरे ऊपर पैर रखकर अपनी भड़ास निकाल रही थी और दूसरी तरफ मुझसे नजरें चुरा रही थी। एटीट्यूड दिखाते हुए बोली, मैं अभी कोई गरीब नहीं हूँ जो मुझे तेरे पैसे चाहिए। मैं इतना बड़ा हो गया पर पहली बार किसी को पैसे ठुकराते हुए देख रहा था। ये उधारी का बोझ मेरे दिमाग की दही कर रहा था। जैसे ही मैंने अपना मुंह खोलकर बहस करनी चाहिए, पता नहीं कैसे झोंग चिंगहान अचानक नखरे दिखाते हुए बोली, जब मुझे कोई जल्दी नहीं है तो तू क्यों इतना फड़फड़ा रहा है? उसके बाद मैंने तुरंत इंटरेस्ट की बात छेड़ी, जिसके नतीजे में उसने मेरे पैरों पर 2 बार और जोर से लात मार दी। पर अजीब बात तो ये थी कि उसकी लात में दर्द नहीं था, बल्कि पता नहीं क्यों मुझे अजीब सा मजा आ रहा था। ठीक उसी वक्त झोंग चिंगहान ने चिढ़ते हुए एक बात फेंक कर मारी, कोई इंटरेस्ट भी नहीं चाहिए। उसकी इस बात ने तो मेरा पूरा सिस्टम ही हिलाकर रख दिया। इस वक्त वो मैडम ऊपर से मुझे घूर रही थी, पर अंदर ही अंदर उसने एक भयानक जाल बिछा रखा था। मुझे इस तरह भूदू बनते देखकर वो समझ गई कि मैं प्यार व्यार के मामले में बिल्कुल जीरो हूँ। इसलिए उसने नाटक करने का सोचा कि वो मुझसे प्यार करती है, ताकि मैं उसका पालतू कुत्ता बनकर उसके पीछे भागूं और जब उसका मन भर जाए तो मुझे बुरी तरह लात मारकर निकाल दे। ये सोचकर कि उसे नींद नहीं आ रही है, झोंग चिंगहान ने थोड़ी दया दिखाते हुए मुझे अपने साथ गेम खेलने का ऑफर दिया। पर मैंने सर झुकाकर अपने हाथ में उस 10 साल पुराने खटारा कीपैड फोन को देखा और मेरी शक्ल पर पूरी मजबूरी छप गई। मिस झोंग, मेरे इस डब्बे में सिर्फ टेट्रिस चलता है, क्या एक मैच लगाना है? कॉल के दूसरी तरफ झोंग चिंगहान गुस्से से मरते मरते बची। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई उसे मना कर सकता है। मुझे पूरी तरह फंसाने के लिए उसने अपने भयानक गुस्से को अंदर ही घोट लिया और पूरे बॉस वाले स्टाइल में अनाउंस किया कि वो कल ही मुझे नया फोन दिलवाने ले जाएगी। पर किस्मत देखो, मैंने मिलिट्री ट्रेनिंग का बहाना मार दिया। इस बार तो उसका दिमाग पूरी तरह से फट गया। उसने चिल्लाकर कहा कि उस इंस्ट्रक्टर को वो खुद देख लेगी। उसने मुझे अपनी बात आगे रखने का एक मौका तक नहीं दिया। फोन कटने के बाद
ये आसमान में उड़ने वाली अमीरजादी चुपचाप अपने कंबल में घुस गई और छुप छुप कर इंटरनेट पर सर्च करने लगी एक जवान लड़के का दिल कैसे जीते। ठीक अगले दिन सुबह के 6 बजे मैं अभी भी गहरी नींद में था। अचानक मेरे कमरे का दरवाजा किसी ने जोर से धक्का देकर खोला। जोंग किंग हान बर्फ जैसा ठंडा चेहरा लिए मेरे बेड के पास खड़ी थी। उसने बिना एक शब्द बोले महंगे कपड़ों का एक जोड़ा मेरे मुंह पर दे मारा। उसकी ऐसी नजरें थीं जैसे वो मुझे कच्चा चबा जाएगी। मेरा चेहरा साफ बता रहा था कि मुझे ये सब नहीं चाहिए। मैं दिमाग में सोच रहा था कि साला अभी तो ठीक से रोशनी भी नहीं हुई है, सिर्फ 6 बजे हैं। पर उसने एक खतरनाक शैतानी हंसी हंसी। रात के 12 बजे के बाद अगला दिन शुरू हो जाता है। जल्दी से इनको पहन ले, बाहर मेरे साथ मेरी नाक मत कटवाना। मैं इस नखरे वाली मैडम को देख रहा था जो इतनी सुबह सुबह मेरा रास्ता रोकर खड़ी थी। मेरे पास और कोई रास्ताड़े बदल नहीं पड़े। मैं बहुत ही नामन से बेड से नीचे उतरा और उसके लाए हुए कपड़े पहन लिए। वो कपड़े मेरे ऊपर एकदम परफेक्ट फिट बैठे, यहाँ तक कि उन्हें पहनकर मैं अचानक और भी ज्यादा हैंडसम लगने लगा था। यहाँ तक कि जोंग किंगहन भी छुप छुप कर मुझे ताड़ने से खुद को रोक नहीं पाई। उसका दिल अंदर ही अंदर पागलों की तरह धड़क रहा था। मैंने कमरे से बाहर निकलकर इधर उधर देखा। मिंगी और चूली दोनों पता नहीं कहाँ गायब थे। उनका नामो निशान नहीं था। तभी मैं सोचूं कि ये मैडम सीधा मेरे कमरे तक कैसे घुस आई। उसके तुरंत बाद हम दोनों फिर से उस महंगी लग्जरी गाड़ी में बैठ गए। शाओ की आगे बैठकर गाड़ी चला रहा था। जोंग किंगहन पूरे रास्ते सोने का नाटक करती रही और मैं पूरे रास्ते उसे घूरता रहा। पर किसे पता था कि आज शाओ की गाड़ी को उस पुरानी जगह नहीं ले जाएगा, बल्कि उसने एक बहुत बड़े मॉल के बाहर गाड़ी रोक दी। जोंग किंगहन मुझे उस मॉल के अंदर ले गई और उसके चेहरे पर पूरा गुरूर था जब वो दिखावा करते हुए बोली, ध्यान से देख ले, ये पूरा मॉल मेरी जोंग फैमिली का है। पूरे 9 लाख स्क्वायर मीटर्स में फैला हुआ है। बोल है ना भौकाल। वो ऊपर से एटीट्यूड दिखा रही थी, पर अंदर ही अंदर वो कल रात इंटरनेट से पड़ी हुई लव ट्रिक्स को कॉपी कर रही थी। स्टेप 1, अपनी औकात और पावर दिखाओ ताकि उसके दिल में तुम्हारे लिए डर और रिस्पेक्ट पैदा हो। मैंने चारों तरफ देखा। ये मॉल वाकई में किसी आलीशान महल से कम नहीं था। तियानहाई सिटी में शायद ही ऐसी कोई दूसरी जगह हो, इसलिए मेरे दिल से तारीफ निकली। सच में बहुत खतरनाक है। ये बात सुनकर जोंग किंगहन अंदर ही अंदर खुशी से पागल हो रही थी। उसका बस चलता तो वो चाहती कि मैं तुरंत गिरकर उसके पैरों में पड़ जाऊं। आज उसने स्पेशली अपनी स्कूल यूनिफॉर्म उतार दी थी और एक सेमी ट्रांसपेरेंट पफ स्लीव्स वाली शर्ट पहनी हुई थी, जिसके साथ उसने एक घुटनों तक आने वाली प्लीटेड स्कर्ट मैच की थी और उसके साथ लंबे सफेद मोजे पहने हुए थे। वो सच में किसी एनिमे की क्यूट और एनर्जेटिक लड़की जैसी लग रही थी। ये उसकी स्पेशली प्लान की हुई ड्रेस थी, क्योंकि इंटरनेट के हिसाब से इस तरह का स्टाइल कम उम्र के लड़कों को सबसे जल्दी पिघला देता है। और जैसा उसने सोचा था, मैं खुद को उसे ताड़ने से रोक नहीं पाया, खासकर उसकी वो परफेक्टली शेप्ड लेग्स। जोंग किंगहन ने चोरी से मुझे अपनी तरफ देखते हुए पकड़ लिया और उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। बच्चे, आज तो तू मेरे प्यार में पागल होकर ही रहेगा। फिर वो मुझे सीधा एक मोबाइल की दुकान में घुसा ले गई। स्टोर का मैनेजर जोंग किंगहन को देखते ही ऐसे डर गया जैसे कोई आतंकवादी हमला हो गया हो। वो भागते हुए हमें अटेंड करने आया। इस मॉल में दुकान चलाने का पहला रूल यही था, हमेशा इस खतरनाक जोंग फैमिली की बॉस को पहचान कर रखना। मैंने सुना था कि पहले किसी बेवकूफ शॉप ओनर ने इससे पंगे लिए थे और अब वो अफ्रीका में बैठकर आम उगा रहा है। जोंग किंगहन ने आगे से एक ठंडा सा जवाब दिया और सीधा मैनेजर को दुकान का सबसे बेहतरीन फोन निकालने का ऑर्डर दे दिया। उस फोन की कीमत पूरे 40,000 थी। उसने कार्ड स्वाइप किया और उसकी पलकें तक नहीं झपकी। मैनेजर बगल में खड़ा शौक से घूर रहा था कि ये अमीरजादी अपने सामान के लिए पैसे भी देती है। असल में ये उसकी स्ट्रैटेजी का स्टेप 2 था, पानी की तरह पैसा बहाओ, ताकि वो एक ऐसे एहसान के तले दब जाए जिसे वो कभी चुका ना सके। मुझे भी लगने लगा था कि ये एहसान मेरे ऊपर थोड़ा ज्यादा ही हो रहा है, तो मैंने हल्का सा ऑकवर्ड होकर हंसते हुए कहा, मिस जोंग, ये पैसे भी मैं आपको बाद में एक साथ चुका दूंगा। पर मेरी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि जोंग किंगहान का चेहरा गुस्से से एकदम काला पड़ गया। उसने मेरी तरफ उंगली उठाते हुए जोर से चिल्लाया, चुकाएगा तेरा दिमाग। मैंने कहा ना, मैं दे रही हूँ तो बस मैं दे रही हूँ। मेरी गिफ्ट ठुकराने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? क्या तू अपनी जान से हाथ धोना चाहता है? उसकी इस भयानक आवाज से मैं वहीं का वहीं सुन पड़ गया। मेरे पास बेबसी में हंसने के अलावा कोई चारा नहीं था। मैं सोच रहा था कि ये मैडम गिफ्ट भी लोगों के गले में जबरदस्ती घुसाती है, पर जो जोंग किंगहान एक सेकंड पहले मुझे कच्चा चबाने वाली लग रही थी, अगले ही पल उसने अचानक अपना सिर नीचे कर लिया। वो अपने अंदर ही अंदर पागलों की तरह मंत्र जप रही थी, सॉफ्ट बनो, प्यार से बात करो, केयर दिखाओ। ये था एक लड़के का दिल जीतने का स्टेप 3। हर जगह उसकी जरूरत का ख्याल रखो ताकि उसे लगे कि तुम उसकी कितनी परवाह करती हो। इसके बाद उसने अपने चेहरे पर जबरदस्ती एक नकली सी सो कॉल्ड स्वीट मुस्कान लाई। तुम्हारे कपड़े पुराने हो गए हैं, चलो मैं तुम्हें नए कपड़े दिला कर लाती हूँ। मेरे दिमाग में बस क्वेश्चन मार्क्स ही घूम रहे थे। इसका मूड बदलने की स्पीड किताब के पन्ने पलटने से भी तेज थी। मैं भी देखना चाहता था कि आखिर इसके दिमाग में चल क्या रहा है, तो मैंने चुपचाप हाँ में सिर हिला दिया। पर इसके बाद जो हुआ वो तो किसी पागल
पागलपन से कम नहीं था। उसने एक ही झटके में दर्जनों कपड़े निकाल लिए और पागलों की तरह मुझे उन्हें पहनकर चेक करने को बोलने लगी। जो भी चीज उसकी आंखों को पसंद आ रही थी वो सीधा कार्ड निकालती और पेमेंट ठोक देती। मुझे बिल भरने का एक रत्ती मौका तक नहीं दिया। पर इससे भी ज्यादा डेंजरस बात तो ये थी, जब मैं ट्रायल रूम में कपड़े बदल रहा था वो मैडम दरवाजे के छेद से मुझे छुप छुप कर ताड़ रही थी। यहाँ तक कि मेरी 8 पैक एप्स पर उसकी आंखें चिपक गई थी और उसके अंदर न जाने कैसी कैसी डर्टी फैंटेसीज चल रही थी। उसकी आवाज में हल्की सी शर्म झलक रही थी। आज के बाद मुझे मिस झोंग कहकर मत बुलाना, मुझे झोंग किंग हान कहकर बुलाओ। मैं जल्दी से कदम बढ़ाकर उसके पीछे गया। जब मैंने उसके लाल टमाटर जैसे चेहरे को साइड से देखा तो पहली बार मुझे ये मैडम थोड़ी क्यूट लगने लगी। पर अचानक वो ऐसे चीखी जैसे मैंने उसकी पूंछ पर पैर रख दिया हो। कमीने, मेरे पीछे पीछे आना बंद कर। दोपहर होते होते मेरे पूरे शरीर पर छोटे बड़े बैग्स लटके हुए थे। यहाँ तक कि मेरी गर्दन को भी उसने नहीं छोड़ा था। मैं जिंदा चलते फिरते कपड़े टांगने वाले हैंगर में बदल गया था। मेरी हालत कुत्तों से भी बदतर हो गई थी। और सबसे ज्यादा हद वाली बात तो ये थी कि उस पागल ने पता नहीं क्या सोचकर मेरे लिए 2 स्कर्ट्स भी खरीद ली थी। जब उसने देखा कि मैं थक थक कर मरने वाला हूँ तब जाकर उस पर थोड़ी दया आई और उसने शाओकी को सारा सामान कार में रखने भेजा। जैसे ही मैंने सोचा कि अब थोड़ी शांति मिलेगी, उसने अचानक अपना सिर नीचे झुका लिया और उसका चेहरा एक बार फिर से कानों तक लाल हो गया। उसने खुद को नॉर्मल दिखाने की एक्टिंग करते हुए कहा, सुनो, आज के बाद मेरा लास्ट नेम हटाकर बुलाना सिर्फ किंग हान कहो। वो सच में मुझे अपनी उंगलियों पर नचाना चाहती थी, पर इसके बजाय वो खुद शर्म के मारे जमीन में गड़ जाना चाहती थी। मैंने हल्के से आवाज लगाई, किंग हान। मेरे सामने खड़ी वो बर्फ जैसी ठंडी मैडम अचानक बुरी तरह कांप उठी। भले ही बाहर से वो पहाड़ की तरह शांत दिख रही थी, पर मेरे कान एकदम साफ सुन सकते थे। उसकी दिल की धड़कन किसी बिजली के कड़कने की तरह तेज चल रही थी। साफ दिख रहा था कि ये इतनी पावर और भौकाल वाली औरत मेरे इस इतने क्लोज और प्यार भरे नाम से पुकारने को झेल ही नहीं पाई। तो मैंने सोचा लोहे पर गर्म हथौड़ा मार ही दिया जाए और उसके कान के पास जाकर हल्की आवाज में बोला, आज के बाद मेरा पूरा नाम मत पुकारना, मुझे श्याओ रान कहकर बुलाना। मुझे उम्मीद नहीं थी कि झोंग किंग हान अचानक किसी बिजली के झटके की तरह डर के मारे पूरी तरह सिकुड़ जाएगी। उसने अपना सिर झुका लिया और धीरे से हाँ में जवाब दिया, पर अंदर ही अंदर वो पागलों की तरह चिल्ला रही थी, आखिर यहाँ कौन किसको अपनी उंगलियों पर नचा रहा है। अपने इस ऑकवर्डनेस को छुपाने के लिए वो मुझे खींचकर सीधा एक वेस्टर्न रेस्टोरेंट ले गई और जिद करने लगी कि वो मुझे सबसे महंगी लग्जरी दावत खिलाएगी। जैसे ही हम अपनी सीट पर बैठे उसने अचानक से रेड वाइन का एक बड़ा घूंट गले के नीचे उतार लिया और अंदर ही अंदर खुश होते हुए सोचने लगी, अब अगर मेरा चेहरा लाल भी हुआ तो दारू का बहाना चल जाएगा। उसके ठीक बाद वेटर ने एक पूरा फ्रेंच भाषा में लिखा हुआ मेन्यू पकड़ा दिया। मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गईं। झोंग किंग हान ने जब मेरी ऐसी फटी हुई शक्ल देखी तो अंदर ही अंदर उसे बहुत मजा आया। वो यहाँ तक सपने देखने लगी कि इसके बाद मैं उस पर पूरी तरह डिपेंड हो जाऊंगा। पर इसके आगे जो सीन हुआ ना, उसने उसकी आंखें बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया। जैसे ही उसने बड़े नखरे और स्टाइल से अपनी स्टेक का एक छोटा सा टुकड़ा काटा और अपना सिर ऊपर उठाया, उसने देखा कि मेरे सामने रखी प्लेट पूरी तरह साफ हो चुकी थी। किसको यकीन होगा, मैंने बिना चबाए ही 1 सेकंड में पूरी स्टेक को निपटा दिया था। उसकी फटी हुई हैरान नजरों को देखते हुए मैंने अभी भी भूखे स्टाइल में उससे पूछा, खत्म हो गया? इसमें तो पेट के चूहे भी नहीं मरेंगे? जिसके बाद उसके खुले मुंह के सामने मैंने अपना भयानक भुखड़ मोड ऑन कर दिया। पूरे 4 प्लेट स्टेक, एक बड़ा सा पिज्जा और साथ में पूरी की पूरी महंगी रेड वाइन की बोतल, सब कुछ मैंने एक बार में साफ कर दिया। ये देखकर उस भौकाली मैडम का तो अपनी जिंदगी से ही विश्वास उठ गया। वो खुद को ताना मारने से रोक नहीं पाई। तू पिछले जन्म में कोई भूखा भूत था क्या? मैं जैसे ही घूम फिरकर पॉन शॉप के दरवाजे पर वापस लौटा, वो झोंग किंग हान जिसका मूड इतना बढ़िया चल रहा था, उसका चेहरा अचानक बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया। इससे पहले कि मुझे कुछ समझ आता, उसने जोर से मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों से एक अजीब सा खतरनाक लाल गुस्सा निकल रहा था। वो दरवाजे पर खड़ी उस बहुत ही खूबसूरत लड़की को घूर रही थी और ऐसी ठंडी आवाज में बोली जिससे रूई भी कांप जाए, ये रान, ये लड़की कौन है? असल में वहां चूली उस पुराने पेड़ के नीचे बड़े मासूम तरीके से खड़ी थी। उसकी वो बेचारी और मासूम सी शक्ल देखकर इस घमंडी मैडम का सिक्योरिटी सिस्टम वही टूट गया। मैंने जल्दी से एक्सप्लेन किया कि वो बस दुकान की नई बेचारी नौकर है, पर झोंग किंग हान मेरी शक्ल को घूरती रही और आखिर में गुस्से से नाक छिड़कते हुए बोली, बेहतर होगा अगर सच में ऐसा ही हो। इसके बाद जाकर इस पागल मूड स्विंग वाली मैडम का दिमाग ठंडा हुआ। पर वहां से निकलते वक्त उसने अचानक खिड़की से अपना सिर बाहर निकाला और चिल्लाई, रात को मेरे साथ टाइम बिताना मत भूलना। उस दूर जाती हुई गाड़ी को देखकर
मेरे दिमाग की घंटियां बजने लगी। ये मैडम आखिर चाहती क्या है? उसके बाद मैंने सोचा कि दुकान के मिंग यी और चू ली से थोड़ी एडवाइस लूं। तो मैंने वही क्लास खुद को एक्सपोज करने वाला धंधा शुरू किया। मैंने पूरी सीरियसनेस के साथ बोलना शुरू किया। मेरा मतलब है कि मान लो मेरा एक दोस्त है, ये दोस्त एक अमीर जादी को जानता है। वो मैडम ना सिर्फ उस पे अंधा पैसा लुटाती है और चीजें खरीदती है, बल्कि उसको देखते ही शर्म से लाल भी हो जाती है। मैंने एकदम जोर देकर हाईलाइट किया। और वो मैडम उसको अपने उधार के पैसे भी वापस नहीं करने देती। तुम ही लोग बताओ वो आखिर चाहती क्या है इससे? मुझे क्या पता था कि मिंग यी और चू ली एक दूसरे को देखेंगे और उनके चेहरे पर वो सब कुछ समझ आने वाली कमीनी मुस्कान आ जाएगी। मुझे लगा शायद मैं ठीक से समझा नहीं पा रहा हूँ, तो मैंने जल्दी से ऐड किया, वो मैडम अक्सर मेरे दोस्त के सामने शर्म से लाल हो जाती है। जिसके बाद मिंग यी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया और जोर से हंस पड़ा। बॉस, यहाँ कोई गैर थोड़ी ना है, आप कंफर्म हो ना कि ये आपका दोस्त ही है? मैंने जल्दी से कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोला। बिल्कुल सच, वो मेरा एक दोस्त ही है, मैं तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। अगले ही सेकंड मिंग यी की एक लाइन ने मुझे वहीं का वहीं पत्थर बना दिया। उसने अपनी हंसी दबाते हुए एक अजीब से टोन में पूरा राज खोल दिया। बॉस, वो अमीरजादी शायद आपके दोस्त की बॉडी पर लाइन मार रही है। मैं वहीं जमीन पर सुन्न हो गया। मैंने सोचा कि इन लोगों का दिमाग बुड्ढे से भी ज्यादा फितूरी है। मिंग यी की वो बात सुनकर कि वो तुम्हारी बॉडी पर लाइन मार रही है, मेरी तो फट के ऐसी हवा हुई कि मेरे मुंह से आधे घंटे तक आवाज ही नहीं निकली। ठीक उसी टाइम मिंग यी जानबूझकर मेरे कान के पास आया और बड़ी कमीनी हंसी के साथ मेरी तेज धड़कन को सुनने लगा। मैं जल्दी से अपना सामान उठाकर डर के मारे वहां से भाग निकला, पर मुझे अंदाजा भी नहीं था कि मेरा चेहरा इतना लाल हो चुका था कि चू ली ने भी पकड़ लिया। अपने कमरे में छुपकर मैं अपनी छाती के अंदर बेकाबू धड़कन को महसूस कर रहा था। मेरी भौहें गुस्से से तन गई थी। आखिरी बार मेरा दिल इतनी तेज तब धड़का था जब मैं सिर्फ 5 साल की उम्र में अपनी पहली सुपारी की ड्यूटी पर था। और ऐसे टाइम पर जोंग किंघान का वो गजब का सेक्सी और खतरनाक चेहरा मेरे दिमाग में बार बार घूम रहा था, जिसने मेरे दिमाग की दही कर रखी थी। अचानक से मेरे फोन की रिंगटोन बजी। ये और किसी की नहीं बल्कि उसी मैडम की मौत बुलाने वाली कॉल्स की सीरीज थी। मैंने उसके फोन पर दिए गए ऑर्डर्स को फॉलो किया। एक तरफ मैं उसकी कॉल की बॉम्बिंग को झेल रहा था और दूसरी तरफ मैं गेम डाउनलोड कर रहा था। A5.3 तभी मुझे ऐप स्टोर पर एक बहुत ही घटिया रेटिंग वाला अजीब सा सॉफ्टवेयर मिला, जिसका नाम था तरक्की पे तरक्की। उसके डिस्क्रिप्शन में लिखा था कि गेम स्टार्ट करते ही 5 लेजेंडरी जनरल फ्री मिलेंगे। पता नहीं किस भूत ने मेरे दिमाग पर कब्जा किया कि मैंने उसे डाउनलोड कर लिया। और जैसे ही मैं अंदर गया, अचानक सामने वाले प्लेयर ने मेरी आर्मी के बीच घुसकर सीधा मेरे कैरेक्टर की गर्दन उड़ा दी। 1 सेकंड में मैं टपक गया। मेरा गुस्सा आसमान पर पहुंच गया और मैं सीधा कस्टमर केयर से भिड़ गया। और उस कस्टमर केयर वाले ने आगे से एकदम चौड़ में रिप्लाई किया, डियर यूजर, हमारा गेम लगातार तरक्की कर रहा है। इस बात ने मुझे जिंदगी भर के लिए ट्रॉमा दे दिया। इसके ठीक बाद जोंग किंघन का वॉइस कॉल फिर से आ गया। उसकी आवाज में हल्का सा आलस और नशा था। जब वो मुझे जल्दी से ऑनलाइन आने के लिए फोर्स कर रही थी, मैं आंखें बंद करके सोच सकता था कि वो बेड पर कितनी हॉट और क्यूट लग रही होगी। मैंने हड़बड़ी में गेम स्टार्ट किया और वहां पब्लिक चैट पर दुनिया भर की अजीब अजीब सीपी डिमांड्स आ रही थी जो मेरी समझ के बाहर थी। पर जोंग किंघन ने मुझे सोचने का 1 सेकंड नहीं दिया। उसने डायरेक्ट ऑर्डर दिया कि मैं अपना बिगिनर ट्यूटोरियल शुरू करूं। ये बात तो माननी पड़ेगी कि मेरे सीखने की स्पीड रॉकेट से भी तेज है। एक ही पल में मैंने उस गेम की हर ट्रिक और चोरी पकड़ ली थी। उसके बाद के मल्टीप्लेयर मैचेस में ये मैडम अचानक एक नंबर की बकबक करने वाली रेडियो बन गई। कभी वो गुस्से में चिल्लाती कि हंटर उसे टारगेट कर रहा है और कभी चौड़ में अपना महंगा स्किन शो ऑफ करती। इसका रिजल्ट ये हुआ कि हम गेम में आधी रात कत्लेआम मचाते रहे, तब तक जब तक उसने मुझे धमकी नहीं दी कि कल सुबह स्कूल जाना है। अगर तू बेड पर पड़ा मिला तो तेरा मर्डर पका है। उसके बाद जाकर ना मन से उसने फोन काटा। पर फोन साइड में रखने के बाद मुझे नींद का एक झोंका नहीं आ रहा था, बल्कि उस जिस्म की प्यासी वाली लाइन ने मेरे दिमाग की बत्ती जला कर रखी थी। अब जबकि सुबह होने में पूरे 3 घंटे बाकी थे, मैंने फिर से उस कचरा गेम पर क्लिक कर दिया। अगली सुबह तक बाहर गेट पर उस जानी पहचानी लग्जरी गाड़ी की तेज आवाज आई। मैं स्प्रिंग की तरह बेड से उछलकर सीधा बाहर भागा। जैसे ही मैं उस गाड़ी में घुसा, मेरी आंखें अपने आप जोंग किंघन की तरफ मैग्नेट की तरह चिपक गईं। आज उसने फिर से वही स्कूल यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, पर उसके पैरों पर जो ब्लैक स्टॉकिंग्स थी वो मकड़ी के जाले की तरह पतली और ट्रांसपेरेंट थी, जिसमें से उसकी चमकती हुई सफेद स्किन हल्की हल्की झलक रही थी। मैंने अपनी नजरें उसके सर से लेकर पैर तक घुमाई और मेरी नजरें क्रॉस करके रखी हुई उसकी एकदम चिकनी लेग्स पर गड़ गईं। वो इतनी सॉफ्ट और मखमली लग रही थी कि मेरा दिल कर रहा था कि एक बार हाथ लगाकर कंफर्म करूं कि असली भी है या नहीं। क्या ताड़ रहा है कमीने, ठरकी, लफंगे। जोंग किंघन का चेहरा शर्म और गुस्से से पूरा लाल टमाटर हो गया था। उसने अपने दांत पीसते हुए मुझे डांटा, पर मैंने एकदम बेशर्मों की तरह आगे से चौड़ में जवाब दिया, जो चीजें बढ़िया और खूबसूरत होती हैं वो तो बनी ही ताड़ने के लिए होती हैं।